हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, सह आचार्य राजनीति शास्त्र एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आपके पेपर 7th के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम जो विषय लेंगे वो लेंगे लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की स्थिति क्या रहती है। तो सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है। लोक कल्याणकारी राज्य हम उस राज्य को कहेंगे जहां सरकार का उद्देश्य राज्य के जो अनिवार्य कार्य हैं उसके अतिरिक्त जन कल्याण के कार्य करना भी हो। तो सरकार के जो अनिवार्य कार्य हैं वो है आंतरिक अशांति का दमन करना और आंतरिक शांति स्थापित करना, बाह्य सुरक्षा से राज्य की लोगों की जनसंख्या की रक्षा करना और न्याय प्रदान करना। लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार जन कल्याण के काम करती है तो उस राज्य को जन कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। लोक कल्याणकारी जो राज्य है या जो लोक हितकारी राज्य है वहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए ये कोशिश की जाती है राज्य के द्वारा कि सरकार और राज्य की जो आय है उसका जो पुनः वितरण होता है समाज में, वो वितरण अधिक से अधिक समान रखने का प्रयास किया जाए और गरीबी और अमीरी के बीच में खाई को कम करने का प्रयास किया जाए। इसी तरह से राज्य की शक्ति का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं दोनों के सामान्य संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच में अंतर मिटाना और रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य जब कार्य करता है तो इससे राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ कल्याणकारी कार्य राज्य करता ही रहता है और लोक कल्याणकारी राज्य इसी कारण से पुलिस राज्य से भिन्न होता है। पुलिस राज्य में लोक कल्याणकारी कार्य बड़े पैमाने पर नहीं किए जाते हैं और पुलिस राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है शांति और व्यवस्था स्थापित करना, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना। और इस तरह के राज्य में जनता की भी अपेक्षा होती है कि वो सरकार से ज़्यादा काम की अपेक्षा रखती है और सरकार के ऊपर दबाव भी डालती है लोकमत के रूप में कि सरकार अधिक से अधिक जन कल्याणकारी कार्य करे। और ये जो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं ये सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये कार्य नहीं होते, बल्कि सारे जन सामान्य के लिए लोक हितकारी कार्य किए जाते हैं और इसीलिए आर्थिक असमानता दूर करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसी तरह से समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी सहायता राज्य के द्वारा की जाती है। कोई बूढ़े, बीमार, अनाथ, साधन विहीन या कोई प्राकृतिक संकट से उत्पन्न कोई त्रस्त व्यक्ति हो, दुर्घटना का शिकार हो, तो राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो आर्थिक सहायता प्रदान करे और इन लोगों को कष्ट का निवारण करे। तो इसके लिए राज्य न सिर्फ प्रयास करता है बल्कि और ये कोशिश भी करता है कि लोगों को इस तरह की शिक्षा प्रणाली प्रदान की जाए ताकि सभी नागरिक एक निश्चित स्टैंडर्ड का जीवन व्यतीत कर सकें। तो स्वास्थ्य और शिक्षा ये भी जन कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था भी राज्य करता है और साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी जो विस्तार है उसको, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए राज्य के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल खोलना, औषधालय खोलना, डॉक्टर्स की व्यवस्था करना और चिकित्सा के जो भी जरूरी प्रबंध होते हैं वो करना भी राज्य का कार्य होता है। और इसके अतिरिक्त राज्य नागरिकों के लिए निश्चित स्तर की
स्वास्थ्य योजना और शिक्षा के साथ साथ विविध लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नागरिकों को बेरोजगारी से उबारने के लिए भी काम करता है। और बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी दूर होती है, तो बेकारों को काम दिलाना भी राज्य की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी से ही अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बेरोजगारी इस तरह से दूर करना भी राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य बन जाता है। यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों के लिए बीमे की व्यवस्था करना भी आजकल लोक कल्याणकारी कार्य प्रमुख कार्य के रूप में जाना जाता है, ताकि जनता या व्यक्ति अगर किसी संकट में है तो संकट के समय उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल सके। तो लोक कल्याणकारी राज्य प्रजातांत्रिक राज्य का आधार बन जाता है और इस तरह से सामाजिक समानता और आर्थिक समानता दोनों का निर्माण करना एक लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो जाता है। तो इन सब कार्यों को करने के लिए सरकार को एक प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्रशासन जब सारी जनता के लिए कार्य करता है तो उस प्रशासन को हम लोक प्रशासन कहते हैं। और उस लोक प्रशासन का कार्य फिर सीमित न रहकर असीमित हो जाता है, क्योंकि वो लोक कल्याणकारी राज्य के सभी कार्यों की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है। और इसीलिए लोक प्रशासन का कार्यकुशल होना बहुत ज़रूरी है। एक लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन कार्यकुशल होता है, तभी वह इतने सारे कार्यों को संपन्न कर सकता है और राज्य के द्वारा की गई निर्मित की गई नीतियों को, उनके द्वारा वितरित किए जाने वाले आर्थिक संसाधनों को आम जनता तक पहुंचाता है। और इसके लिए निश्चित ही एक कार्यकुशल प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में एक कार्यकुशल भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बहुत अति आवश्यक होते हैं, और इनमें जो काम करने वाले कार्मिक होते हैं उनसे भी बहुत अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्यों को जनता की भलाई के लिए अधिकाधिक रूप में संपन्न करें। और इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन का काम बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रशासन को चलाने के लिए नए नए कमीशन, बोर्ड्स, दफ्तर इत्यादि सरकारी कार्यालयों की स्थापना की जाती है, और एक तरह से एक बहुत मशीनरी के रूप में लोक प्रशासन सामने आता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में, और जहाँ पर अगर नियोजित अर्थव्यवस्था है, यानी सरकार जनता से जो भी उत्पन्न उनकी आय होती है, जो भी सरकार के पास में साधन हैं, उन साधनों को वो जब जनता के लोक कल्याण के लिए प्रयोग में लेता है तो वो नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से कार्य करता है, ताकि उसका उद्देश्य ये हो कि वो जन जन तक अपनी बात पहुंचाए और अपनी सेवाओं को पहुंचाए। और इसके लिए उसे एक बहुत अच्छे कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, एक विस्तृत प्रशासन की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में अगर हम उदाहरण लें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमारे भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है, और नीति निर्देशक तत्वों में उन सब लोक कल्याणकारी कार्यों को स्थान दिया गया है जिनकी भारत के संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि भारत में जो सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी और कल्याणकारी कार्य भी करेगी। तो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा आशाएं की गई है, और उसको देखने पर एक भारत के नागरिक को ये अनुमान लगता है कि देश की सरकार हमारे लिए क्या क्या करेगी। जैसे प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका प्रदान की जाएगी, श्रमिकों, पुरुषों, स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी, बालकों के जो बचपन की अवस्था है उसमें उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसका बच्चों का किसी प्रकार से दुरुपयोग ना हो, वे गरीबी में ना जिएं, इसका प्रयास किया जाएगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार उनके लिए अच्छे भोजन का प्रबंध करेगी, आर्थिक साधनों के अनुसार विकास में वृद्धि करने का प्रयास करेगी, बेरोजगारी कम करेगी,
नागरिकों की योग्यता के अनुसार उसे रोजगार देगी। और यही नहीं बल्कि अगर बूढ़े होने पर बेकार अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो और बीमार हो जाता है या किसी तरह से अपंग हो जाता है तो उनकी भी मदद सरकार करेगी, राज्य करेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यों का विस्तार एक लोक कल्याणकारी राज्य में हो जाता है। यही नहीं, भारत जैसे देश में जहाँ कृषि एक प्रमुख आर्थिक साधन है लोगों की आय का, तो राज्य ये भी करता है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए वो विज्ञान और वैज्ञानिक आधार तैयार करे, नवीन इस तरह से संसाधन स्थापित करे, नवीन वैज्ञानिक मशीनरी की लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि कृषि में हम आधुनिकता का समावेश कर सकें, कृषक भी हमारे अधिक उत्पाद कर सकें, अपनी फसलों को ले सकें और अपनी आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें। तो ये कार्य भी राज्य का होता है कि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक जो विकास है उसका उपयोग किया जाए। इसी तरह से राज्य में जो दुर्बल हमारे भारत में दुर्बल वर्ग हैं समाज में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग, इन सब की शिक्षा, इनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से इनको बचाना, शोषण से इनको बचाना, ये सब भी हमारे नीति निदेशक तत्वों में वर्णन किया गया है। और इन सब नीति निदेशक तत्वों को देखने के बाद में अगर राज्य सरकारें या अगर केंद्र सरकार इन सब कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से वो सरकार लोक कल्याणकारी सरकार कहलाएगी। और इन नीति निर्देशक तत्वों के कारण राज्य का कार्य अत्यधिक बढ़ गया है और इसलिए प्रशासन का कार्य भी अत्यधिक बढ़ गया है। और प्रशासन है वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उस प्रशासन ने कई कार्य भी किए हैं। कृषि, उद्योगों की उन्नति और शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। नौकरी में वृद्धि की गई है। लोगों को बेरोजगारी से दूर करने के लिए उनके लिए नए नए आय के साधन स्रोत तैयार किए गए हैं। रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, विशेष रूप से बालकों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए। अब लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इतने बड़े देश में सिंचाई व्यवस्था का विस्तार जन जन तक पहुंचाए, गांव-गांव तक पहुंचाए, बिजली पहुंचाए, संचार के साधन पहुंचाए, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब के लिए जितनी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उन सब को गांव-गांव तक पहुंचाए, आवागमन के साधनों का विकास करें, सड़कें बनाएं। तो ये सब कार्य प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं और प्रशासन की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हुई है, कर्मचारियों में भी इसीलिए वृद्धि हुई है और सरकार ने अधिकाधिक कर्मचारियों को भर्ती करके इन सब को विभिन्न विभागों में लगाकर ये काम करना होता है कि वो जनता तक अपने कार्यों को पहुंचाए। तो लोक प्रशासन इसके लिए एक बहुत बड़ा साधन सिद्ध होता है और वो एक तरह से बहुत बड़ा माध्यम होता है कि वो जनता के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करे। यहाँ तक कि बाढ़ और अकाल के समय भी लोग प्रशासन की ओर देखते हैं, राज्य की ओर देखते हैं कि इस दुख की घड़ी में हमारी सहायता राज्य करेगा। तो इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य और लोक कल्याणकारी अगर सरकार है तो उसकी सफलता, उसकी प्रशासनिक कुशलता, ये सब एक अच्छे लोक प्रशासन पर निर्भर करती है।
कि एक जितना अच्छा विस्तृत, कुशल और अपने ज्ञान में समर्पित, अपने अधिक ज्ञान से लोगों का विकास करने वाले कर्मचारियों से भरपूर लोक प्रशासन, लोक कल्याणकारी राज्य में होना बहुत ज़रूरी है। और ये योग्य और प्रभावशाली प्रशासन ही लोक कल्याणकारी राज्य को सफल बनाता है। Keep learning, keep growing. Thank you very much.